के अंदर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हमने बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था। तो वहां मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बूलियन अलजेब्रा क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे वेरिएबल डिजिटल में हमारे सामने आए जिनके अंदर हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा के लॉजिक नहीं लगा सकते, और वो वेरिएबल कहलाए बूलियन वेरिएबल, जिनके अंदर दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 0 1, हाई लो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, कुछ इस तरह से। अब बूलियन अलजेब्रा के अंदर मैंने बताया तीन एक्सियम्स के बारे में बात की, एंड, और नॉट, ठीक है, जो कि हम लॉजिक 8 के अंदर भी पहले कवर कर चुके थे। इसके बाद हमने क्या किया, बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ थ्योरम्स की बात की। तो एक बार रिविजिट करें क्या क्या थ्योरम हमने देखी है। सबसे पहली थ्योरम हमने देखी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अंदर हमने क्या बोला, a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस। दूसरी थ्योरम हमने देखी कॉन्सेंसस थ्योरम। इसके अंदर हमने बोला ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो मैंने बोला ये जो बी सी है ये रिडंडेंट टर्म है, इसको हटा सकते हो, तो ये बन गया ए बी प्लस ए बार सी। तीसरी थ्योरम जो हमने कंसेंसस थ्योरम के बाद देखी थी, मैंने उसे बोला था रिडंडेंट लिटरल रूल। इसके अंदर हमने बोला था a प्लस ए बार बी, तो जो लिटरल b के साथ में है उसको हटाया जा सकता है, तो ये बन गया a प्लस बी। लिटरल के बारे में मैंने क्या बताया, जितने भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं, भले ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, उसे हम लोग बोलते हैं लिटरल। तो इसमें कितने लिटरल है, देखो एक लिटरल ये रहा और इसके अंदर है दो, तो टोटल कितने लिटरल है, 3। जबकि यहां कितने हैं, यहां पे हैं 2। तो कोई भी वेरिएबल अपनी खुद की फॉर्म या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो तुम्हें ये काउंट करना होता है हर टर्म के अंदर कितनी लिटरल्स आ रहे हैं या कितने अल्फाबेट आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 6, और इधर कितने रह गए 4। तो लिटरल का मतलब क्या होता है, ईच वेरिएबल इन इट्स ओरिजिनल और इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म विल बी कॉल्ड एज अ लिटरल, ठीक है। तो एक लिटरल हमने कम कर दिया, 3 की जगह किस पे आ गए, 2 पे। इसके बाद हमने देखी थी डी मॉर्गन थ्योरम। इसके अंदर हमने देखा कि जो नैंड गेट होता है वो बबल इनपुट और गेट की तरह बिहेव करता है, और जो नॉर गेट होता है वो बबल इनपुट एंड गेट की तरह बिहेव करता है। ये चीज देखी थी। एक हमने देखी थी शैनन्स एक्सपेंशन थ्योरम, जो मैंने बताया था कि बूलियन के अंदर यूज नहीं होगी, उसका एप्लीकेशन कहां देख पाओगे, के मैप में। और के मैप में उसका एप्लीकेशन कैसे होगा कि जहां कहीं हमें बड़े के मैप को छोटे के मैप्स में रिजॉल्व करना है, वहां यूज होती है शैनन्स एक्सपेंशन थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद देखो लास्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं बूलियन अलजेब्रा की, जिसे बोला जाता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये वाली थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। किसी एग्जाम में डायरेक्टली इसके बारे में बात हो तो बात अलग है, बट इन जनरल क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज नहीं करना है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, अगर एक एक्सप्रेशन ऐसा है ए बी प्लस ए बार सी, तो इसको जब पीओएस में करोगे, तो एसओपी है ना, पीओएस में करोगे तो ए और ए बार ट्रांसपोज हो जाएंगे, यानी ए की जगह ए बार आ जाएगा और ए बार की जगह ए, तो ये बनेगा ए बार प्लस बी और ए प्लस सी। तो इसमें ऐसा लिख लो, when this expression is converted to POS, when this expression is converted to POS, A and A bar change their positions, A and A bar change their positions, or they get transposed, or they get transposed.
तो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन एक्सचेंज होना, तो यहाँ ए और ए बार की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसको डिराइव कैसे करोगे, राइट हैंड साइड जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगी, ए बार ए प्लस ए बार सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब ए बार ए एक वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, 0, और ए बी को क्या लिख, बी ए को क्या लिख सकते हो, ए बी, कम्यूटेटिव लॉ से। अब कंसेंसस थ्योरम क्या कहती है भाई, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है, तो ये क्या रह जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी। तो लास्ट स्टेप में हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, कंसेंसस थ्योरम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो ट्रांसपोजिशन में हुआ क्या, वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट ने आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर दी, या आपस में क्या हो गए, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यही सब थ्योरम्स होती हैं बूलियन अलजेब्रा की, जिनकी मदद से किसी भी लॉजिक फंक्शन को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। अब कुछ और बातें हम लोग करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में, कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, बट थ्योरम्स के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बट अब जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे वो आगे सभी चैप्टर्स के अंदर जाने वाली, तो आगे के जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए लॉजिक गेट की, प्लस आगे जो हम टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उन सभी टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डुअल ऑफ अ लॉजिक एक्सप्रेशन। अब बात है डुअल कैसे निकाला जाता है। डुअल के लिए क्या करना होता है, जो और एंड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, 1 और 0 आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जैसे नेटवर्क के अंदर डुअल पढ़ते हो, ऐसे ही डिजिटल लॉजिक के अंदर भी डुअल पढ़ा जाता है। तो डुअल के अंदर क्या करना है, और एंड को एक्सचेंज करना है, और 1 और 0 को। तो डुअल का फायदा क्या होता है, देखो जितनी भी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं, या ये कह दो कोई लॉजिक इक्वालिटी अगर गिवन है तो उसका डुअल भी ट्रू होगा। यानी देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, कंसेंसस थ्योरम की बात कर लो, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, क्या बन गया था ये। अब जरा अगर मैं ये कहता हूं ये इक्वालिटी अगर ट्रू है तो इसका डुअल भी ट्रू होना जरूरी है। अब डुअल कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, जहां एंड है वहां और कर दो, और जहां और है वहां एंड कर दो। राइट हैंड साइड में भी यही काम करो, एंड की जगह और की जगह एंड। तो ये भी ट्रू होना जरूरी है, और यही बात मैंने तुम्हें कंसेंसस थ्योरम के अंदर भी बोली थी कि सिर्फ इसका एसओपी एक्सप्रेशन ही नहीं बल्कि इसका पीओएस एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता है। ये बात मैंने वहां पे बताई थी। तो ये बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखो कि डुअल का रोल क्या है। डुअल का रोल है अगर कोई इक्वालिटी हमें गिवन है तो उसका डुअल भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, या डुअल भी हमेशा ट्रू होगा। और डुअल निकालना कैसे है, 1 और 0 को एक्सचेंज करना है, एंड और को। लेकिन ये ध्यान रखो वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत करना ए बी को नीचे लाते हुए ए बार और बी बार कर दो, तो बार मत लगाना गलती से भी अपनी मर्जी से, बार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल एज इट इज आएंगे, बस एंड और ऑपरेशन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डुअल। अच्छा इसके अंदर एक चीज और समझो, जब मैंने लॉजिक गेट इंट्रोड्यूस किए थे तो लॉजिक गेट इंट्रोड्यूस करते वक्त हमारा क्या फंडा था, मैंने सबसे पहले एक चीज के बारे में बात की थी, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक की थी मैंने इस बारे में बात। अब जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बारे में बात की थी, मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव लॉजिक क्या चीज है। पॉजिटिव लॉजिक वो लॉजिक है जहां 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को लो वोल्टेज से। नेगेटिव लॉजिक क्या चीज है, जहां 0 को हाई वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं और 1 को लो वोल्टेज से। तो देखो जरा एक चीज देखें, इसको रिलेट करूंगा मैं वहीं से, उसके लिए एक चीज समझो,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब 1 इज हाई वोल्टेज, 0 इज लो वोल्टेज। नेगेटिव लॉजिक 1 इज लो वोल्टेज एंड 0 इज हाई वोल्टेज। तो जरा देखो, पहले पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हैं। जितने भी हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं ना, सारे पॉजिटिव लॉजिक में ही पढ़े थे। तो पहले मैं एंड की बात कर ले रहा हूं, ए बी वाई। एंड गेट कैसे था कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही आउटपुट क्या आएगा, हाई। यही थी ट्रुथ टेबल, ठीक है। और गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या थी कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। तो यहां पे क्या था, 0 1 1 1। अब यही अगर दोनों गेट्स को नेगेटिव लॉजिक में लेकर के जाऊं, यही दोनों गेट्स को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं नेगेटिव लॉजिक के अंदर, तो नेगेटिव लॉजिक में क्या करना पड़ेगा, सिंस की हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो 1 और 0 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जहां 0 लिख रहे थे वहां 1 लिखो, ठीक है। जहां 0 था वहां 1 और जहां 1 था वहां 0, ठीक है। ऐसी और गेट को भी ले आओ। क्या करना है नेगेटिव लॉजिक में आने के लिए, 1 और 0 को एक्सचेंज। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये ट्रुथ टेबल क्या सेम नहीं है, और ऐसे ये वाली ट्रुथ टेबल सेम है। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बीच में एंड और एक्सचेंज हो गए, साथ ही साथ 1 और 0 भी क्या हो गए, एक्सचेंज। और वही किसमें हो रहा था, डुअल में। तो डुअल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लॉजिक का डुअल होता है नेगेटिव लॉजिक। इसीलिए मैंने बोला अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका डुअल भी ट्रू होना जरूरी है। ये बात समझ आती है कि डुअल क्यों ट्रू हो रहा है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव लॉजिक है तो उसका डुअल किसमें है, नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बीच में फर्क क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज लेवल के अंदर फर्क है कि एक तरफ जो वोल्टेज हाई ले रहे थे 1 के लिए, वहीं दूसरी तरफ 1 के लिए क्या ले रहे हो, लो वोल्टेज, ठीक है। बस इतना फर्क है। तो डुअल इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग फ्रॉम पॉजिटिव लॉजिक टू द नेगेटिव लॉजिक, ठीक है भाई। अब ऐसे ही अगली बात हम लोग करते हैं डुअल के बाद कॉम्प्लीमेंट की। जब किसी लॉजिक एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो हो जाती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्योंकि डी मॉर्गन में मैंने ये बताया था कि जब कभी पूरे एक्सप्रेशन पे बार लगाओगे या पूरे एक्सप्रेशन का क्या ले लोगे, कॉम्प्लीमेंट, तब क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट लेने पे बार हर एक टर्म में डिवाइड हो जाएगा और एंड की जगह हो जाएगा और। तो कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं किसी लॉजिक एक्सप्रेशन की, तो इसके अंदर दो चीजें करनी है, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल और हमने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर एंड और वाले ऑपरेशन एक्सचेंज हो जाएंगे। डुअल में सिर्फ क्या कर रहे थे, एंड और को एक्सचेंज कर रहे थे और 1 और 0 को एक्सचेंज कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट में एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है कि हर वेरिएबल पे क्या लग जाएगा, बार। तो कॉम्प्लीमेंट और डुअल में क्या रिलेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल लिख के हर वेरिएबल पे अगर बार लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। है दोनों एक ही चीज, बेसिकली कंसेप्चुअली तो दोनों डिफरेंट है, बट दोनों के अंदर जो स्टेप्स हैं वो कॉमन है कि डुअल से कॉम्प्लीमेंट पे आना है तो क्या कर दो, हर लिटरल के ऊपर क्या लगा दो, बार। लिटरल मैंने क्या बताया,
हर टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल आते हैं हर एक को क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। तो हर लिटरल के ऊपर बार लगा दो, क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए। अब मैं पूछता हूं इसका डुअल बताओ भाई। डुअल के लिए क्या करना है, जहां जहां एंड है वहां पे और की जगह पे एंड। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस। और वहीं अगर मैं पूछता कि इसका बार बताओ तो क्या करते, पूरे एक्सप्रेशन पे पहले बार लगा देते। अब डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से इस बार को हर एक टर्म पे डिवाइड कर देते और की जगह क्या कर देते, एंड कर देते। और फिर इस बार को भी इंडिविजुअली को तोड़ लेते। ठीक है, एंड की जगह और आ गया। अब देखो डुअल और इसमें क्या रिलेशन है कि डुअल में a प्लस बी आते हैं, a बार प्लस b बार आ रहा है। मैंने भी यही बोला, डुअल से कॉम्प्लीमेंट जाना है तो हर एक लिटरल का क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट। तो डुअल और कॉम्प्लीमेंट एक ही तरह से बनाए जाते हैं, बस डुअल में हर एक टर्म का या हर एक लिटरल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, जबकि कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त हर एक लिटरल का कॉम्प्लीमेंट लेना जरूरी है। और कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड कैसे हुआ है, डी मॉर्गन लॉ से। तो कभी भी कहीं बार लेना है तो डी मॉर्गन लॉ वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट नहीं ले पाओगे। ठीक है, अच्छा वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने फंक्शन दे दिया ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। अब इसका डुअल बताओ जरा, एक बार वीडियो पॉज करके डुअल लिखो। तो क्या आएगा डुअल, a प्लस बी प्लस सी बार, फिर प्लस की जगह डॉट, a बार प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी बार प्लस सी। और वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट लेना होता तो हर एक के ऊपर बार लगा दो, a बार प्लस बी बार। सी बार के ऊपर बार लगाता, बार से बार कैंसिल, सी बार के ऊपर बार, a प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने में ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे डुअल लिख रहे हो उसके बाद हर एक टर्म के ऊपर बार रेज कर देना, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इजी चीज है। तो अब देखो क्या होता है, एक चीज समझना कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेल्फ डुअल। सेल्फ डुअल, अब इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ डुअल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनका डुअल भी वापस से सेम एक्सप्रेशन दे दे। कहने का मतलब देखो डुअल का सिग्निफिकेंस क्या था कि हम पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक की ओर बढ़ रहे थे। अगर कोई एक्सप्रेशन दोनों लॉजिक में सेम रहे उसे क्या बोलोगे, सेल्फ डुअल। यानी एक्सप्रेशन और उसका डुअल आइडेंटिकल है। जैसे देखो इसी का एग्जांपल लो, ये डुअल निकाला था, इस डुअल को जरा सिंपलीफाई करते हैं। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, इस डुअल को जरा सिंपलीफाई करो। a प्लस बी, सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट बताओ जरा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी इंटू सी, सी। ठीक है, सी स्क्वायर में बोल देना इसमें, a प्लस बी। अब इसमें क्या करो ना, c कॉमन ले लो जरा, 1 प्लस a प्लस b। 1 के साथ किसी का भी और होता है वो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। तो ये हुआ ab प्लस c। अब जरा फिर से मल्टीप्लाई करो, a इंटू ab, a स्क्वायर भी नहीं होगा, ab ही होगा, क्योंकि a इंटू a होता है। b इंटू ab, ये भी ab होगा, b इंटू c,
BC, A into C is AB plus AB, 2AB मत कर देना, AB रहेगा। आ गया सेम एक्सप्रेशन, यानी डुअल और ओरिजिनल एक्सप्रेशन अगर सेम होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ डुअल। ठीक है, तो सेल्फ डुअल का मतलब क्या हुआ? ऐसे लॉजिक एक्सप्रेशन जो कि सेम रहे पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के अंदर, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग नाम देते हैं सेल्फ डुअल का। ठीक है, वैसे ज्यादातर क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव लॉजिक जाते हुए वंस और जीरोस को एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए एंड और ऑपरेशन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये चीज अभी मैंने शो भी किया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव लॉजिक जब हम गए थे, एंड और आपस में एक्सचेंज हुए थे और वन और जीरो भी आपस में एक्सचेंज हुए थे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स याद रखना, डुअल और कॉम्प्लीमेंट। और सेल्फ डुअल वैसे तो कंसेप्चुअली याद रखना, जब अगर सेम एक्सप्रेशन मिल जाए तो सेल्फ डुअल है, इससे ज्यादा इसके अंदर याद करने वाली कोई चीज नहीं है। और कभी भी ना डायरेक्टली देख करके पहचानने वाली बात नहीं होती कि सेल्फ डुअल देख करके दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सेल्फ डुअल का बस डेफिनेशन तक याद रखो कि जो एक्सप्रेशन सेम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में, उसे बोलते हैं सेल्फ डुअल। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं? ये किसी लॉजिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक अल्टरनेटिव तरीका होता है। तो सबसे पहले मिन टर्म की बात करते हैं। तो मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म होती है, सिंपली एक प्रोडक्ट टर्म होती है जिसके अंदर हर वेरिएबल प्रेजेंट होता है, या तो नॉर्मल फॉर्म में या फिर अपनी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात याद रखो। मिन टर्म को कैसे डिफाइन करोगे? A min term is a product term in which all variables are present and each variable is either present in complemented or uncomplemented form. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो मिन टर्म का डेफिनेशन क्लियर है? एक प्रोडक्ट टर्म जिसमें हर वेरिएबल प्रेजेंट हो या तो नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। जैसे अगर दो वेरिएबल की बात करें, दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1। अब इसी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, नंबर सिस्टम में बताया था डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0 0 क्या होगा? 0 अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। 0 1 क्या होगा? 1 1 0 होगा 2 और 1 1 होगा 3। नहीं तो वेटेज से देख लेना, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। अब इन चार टर्म्स को एक एक मिन टर्म का नाम देते हैं। मिन टर्म को स्मॉल m से लिखा जाता है, m0 m1 m2 m। ठीक है, तो मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2 और मिन टर्म 3। अब मिन टर्म का लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ये बात याद रखो। इसके लिए एक पॉइंट लिखो, मिन टर्म इज 1, ईच मिन टर्म इज 1 for a particular combination of input variable। हर एक मिन टर्म 1 होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए वो हमेशा 1 नहीं होती। जैसे m01 होगा किसके लिए? 0 0 के लिए। अब 0 0 को 1 कैसे बनाओगे? अगर प्रोडक्ट में 1 लाना है, एक चीज सिंपल सी चीज सोचो, प्रोडक्ट में 1 चाहिए तो हर एक चीज क्या होनी चाहिए? 1 1 1 का ही तो प्रोडक्ट 1 हो सकता है, लेकिन गिवन क्या है? 0 0 से 1 कैसे बनाओगे? बार लेके। बिल्कुल सही बात है, बार लेके बनेगा भाई, a बार b बार। ये बात समझ आई? थोड़ा ध्यान से देखो, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 1 क्या आ गया? 1। तो मिन टर्म के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर एक मिन टर्म एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए 1 आएगी। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या लिखोगे? इसको 1 कैसे बनाओगे? b तो 1 है ही है, a को 1 कैसे बनाए? a बार लेके। तो ये क्या हुआ? a बार b। 1 0, a तो 1 है, b को 1 बनाना पड़ेगा। क्या लिखें? a b बार। 1 1,
दोनों 1 है तो कैसे लिख दूं a। तो इसमें देखो याद क्या रखना है, क्या बोलोगे, मिनटर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म। देखो अब जो डेफिनेशन उसको प्रूव कर रहा हूं यहां, हर एक मिनटर्म कैसे लिखी है, प्रोडक्ट की तरह, और हर प्रोडक्ट में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, और कभी कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा है तो कभी डायरेक्ट आ रहा है। तो क्या लिखोगे, मिनटर्म कंटेन्स, मिनटर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म दैट कंटेन्स ईच वेरिएबल either in complemented or uncomplimented form। और मिनटर्म 1 हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, बट बाकी जगह वो क्या रहेगी, 0। देखो जरा 0 1 रखो, इसमें एक ही जगह 0 रखा, बाहर क्या आ गया 1, 1 रखा 1 की जगह क्या आ गया बाहर 0, 1 और 0 का एंड क्या होगा 0। यानी ये मिनटर्म सिर्फ 1 होगी 0 0 पे, बाकी हर कॉम्बिनेशन के लिए मिनटर्म क्या आएगी 0। अब ऐसे ही चलते हैं, देखो 3 वेरिएबल पे, एक बार 3 वेरिएबल पे भी चल के देखते हैं। देखो 3 वेरिएबल में कितने वैल्यूज आ सकते हैं डेसिमल के, 8, 0 से लेके 7 तक। 0 क्या होता है, 0 0 0 0 0 1, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक लिखना आ गया होगा, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये होगा। अब देखो डेसिमल के हिसाब से क्या लिखोगे, मिनटर्म 0, मिनटर्म 1, मिनटर्म 2, मिनटर्म 3 4 5 6 7। तो जो सबस्क्रिप्ट है वो कुछ भी नहीं है, वो डेसिमल वैल्यू है। अब इसको 1 बनाना है प्रोडक्ट लेके, तीनों 0 है तो तीनों को क्या बनाना पड़ेगा 1। क्या लिखो, a बार b बार c बार, फिर 2 0 है 1 1 है, इनको तो 1 बनाओगे, तो a बार b बार c, 0 1 0, इन दोनों को 1 बनाना पड़ेगा, a बार b c बार, इसको 1 बनाओगे a बार b c, इन दोनों को 1 बनाओगे a b बार c बार, बीच वाले को 1 बनाओगे a b बार c, लास्ट वाले को 1 बनाओगे a b c बार, और तीनों 1 है तो डायरेक्टली लिख दोगे a b। तो मिनटर्म लिखते वक्त हमेशा क्या ध्यान रखना है, that we have to make all the zeros equal to 1 and then take the product। तो जो 0 है उसे 1 बनाने के लिए क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट, और जो 1 है वो एज इट इज आ जाएगा। तो हर एक टर्म को क्या बनाना है 1, और फिर सबका क्या ले लेना है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या कह सकते हो, 2 वेरिएबल थे, कितनी मिनटर्म आई 4, 3 वेरिएबल में कितनी आई 8। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एन इनपुट वेरिएबल्स नंबर ऑफ मिनटर्म्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 2 की पावर n मिनटर्म्स। ठीक है, तो मिनटर्म लिखते वक्त एज सिंपल एज दैट क्या याद रखना है कि हर एक टर्म को 1 बनाना है, और प्रोडक्ट लेके बनाना है तो इंडिविजुअल वेरिएबल भी क्या होने चाहिए 1। तो जो 0 है उसका बाहर ले लो, और जो एज इट इज वेरिएबल है या 1 है उसको एज इट इज ले लो। अब बात ये आती है कि इतनी मेहनत क्यों की, मिनटर्म्स पे क्यों आए। मिनटर्म्स पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स लिखा जा सकता है। तो वाला एक पॉइंट लिखो, each logic expression can be expressed, each logic expression can be expressed as sum of the minterms, as sum of the minterms। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं ट्रुथ टेबल दे रहा हूं एक फंक्शन की, जैसे XOR की दे देता हूं 0 1 1 0,
तो अब तुम्हें जब मिन टर्म्स की टर्म में लिखना है तो ये देखना एक्सप्रेशन 1 कहां है, एक्सप्रेशन दो जगह 1 है, कहां कहां पे, m1 और m2 पे, m1 और m2 पे 1 है, सॉरी 0 1 0 1 आता है ना, नहीं 0 1 1 0 ही आता है, ठीक, डिफरेंट पे 1 आता है ना, तो इसका मतलब है m1 सॉरी y1 कहां कहां पे, 1 और 2 पे, तो जहां जहां y1 है उन मिन टर्म्स को ऐड करके लिख दो। मैंने बोला था ये वाली मिन टर्म 1 कहां आएगी, 0 1 पे, ये वाली मिन टर्म 1 कहां आएगी, 1 0 पे, और इन्हीं दो जगह y क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो y जहां जहां 1 चाहिए उन पर्टिकुलर मिन टर्म्स को ऐड करके लिख सकते हो, और इसी को मोर प्रिसाइज में लिखने का ऐसा होता है कि सम ऑफ द मिन टर्म्स, कौन कौन से मिन टर्म्स, 1 और 2, ऐसे देखो अगर यहां XOR गेट की बात होती, XOR गेट कब 1 देता है, जब ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं, तो 0 1 1 0 1 0 0 1। अब देखो 1 कहां कहां आ रहा है, m1 पे, m2 पे, m4 पे और m7 पे, तो y को क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m7 या सिग्मा m 1 2 4 7, ये हो गया। इसका मतलब है हर लॉजिक एक्सप्रेशन को एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स एक्सप्रेस कर सकते हो, और इसी को बोलते हैं एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो हर एक मिन टर्म क्या है, एक प्रोडक्ट टर्म है ना, और उन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का हम क्या ले रहे हैं, उनका सम लेते हैं, तो अगर प्रोडक्ट टर्म्स का सम ले रहे हो तो उसे क्या बोल दोगे, एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट। ये बात समझ आई। मिन टर्म कैसे लिखते हो, हर एक कॉम्बिनेशन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और स्मॉल m के सबस्क्रिप्ट में वो नंबर लिख दोगे, फिर आउटपुट जहां जहां पे 1 है उन मिन टर्म्स के सम को हम क्या बोल देंगे, इट इज इक्वल टू द लॉजिक एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर है। अब अगले पे आते हैं मैक्स टर्म, ठीक है, अब मैं मैक्स टर्म्स की बात करने वाला हूं, तो इसमें लिखो each max term is a sum term, जैसे यहां प्रोडक्ट टर्म थी, each max term is a sum term that contains all input variables, either in complemented or uncomplemented form, either in complemented or uncomplemented form, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, each max term is zero, each max term is zero for one particular combination of input variable, is zero for one particular combination of input variable। जैसे मैंने मिन टर्म में बोला था कि हर एक मिन टर्म किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए 1 आती है, ऐसे ही मैक्स टर्म किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए 0 जाती है। अब देखो मैक्स टर्म को भी नंबर ऐसे लिख दो, कैपिटल M से लिखोगे m0 m1 m2 m3, ऐसे यहां पे m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। तो स्मॉल m का मतलब होता है मिन टर्म और कैपिटल M का मतलब होता है मैक्स टर्म। अब मैंने बोला मैक्स टर्म क्या है, मैक्स टर्म एक सम टर्म है जिसमें कि सभी वेरिएबल का क्या लेना है, सम लेना है। वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकता है, अनकॉम्प्लीमेंटेड भी, लेकिन मुझे क्या करना है, सम। और सम ऐसा लेना है कि सम 0 आए एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे, जैसे पिछली बार हमने बोला प्रोडक्ट 1 आए एक
कॉम्बिनेशन के लिए, ऐसे ही अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, सम 0 आए किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए। अब मुझे बताओ मल्टीपल वेरिएबल्स का सम 0 कब हो सकता है? मल्टीपल वेरिएबल का सम 0 तब हो सकता है जब सभी क्या हो 0। एक तरह से और ऑपरेशन में सोचो, और 0 कब आता है? और 0 तब आता है जब सारे क्या हो 0। तो जैसे हमने मैक्सिमम में बोला था 1 बनाने की कोशिश करो, ऐसे ही सॉरी मिनटम में बोला था 1 बनाने की कोशिश करो, ऐसे ही मैक्सिमम में बोल रहा हूं 0 बनाने की कोशिश करो। अब इन दोनों के सम से 0 बनाना है, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे भाई? a प्लस बी, 0 और 0 का और क्या आता है 0, लेकिन 0 और 1 का और क्या आता है 1, हमें क्या चाहिए 0। तो क्या करो b का बार ले लो, b का बार ले लिया जाए, फिर 1 0 है, 1 0 का और क्या आता है 1 आता है, लेकिन चाहिए क्या 0, तो a का बार ले लो, 1 1 1 1 का और क्या आता है 1, चाहिए 0, तो दोनों का बार ले लो। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ, 0 चाहिए 3 के सम से, तीनों 0 है तो डायरेक्टली सम कर दो, 0 0 1, क्या करूं 1 वाले का बार लेना, 0 को एज इट इज लिख दो। मिनटर्म में हम करते हैं 0 वाले का बार और 1 वाले को एज इट इज, मैक्सटर्म में उल्टा करना है, 1 वाले का बार और 0 को एज इट इज। अब बताओ क्या आएगा अगला, 1 का बार लिया, 0 वाले एज इट इज आ गए, अगला 1 का बार लिया, 0 वाला एज इट इज आ गया, 1 का बार, फिर से b और c एज इट इज। यहां कौन एज इट इज आएगा b, और बार किसका हुआ a और c, यहां कौन एज इट इज आएगा c, बार किसका होगा a और b, फिर तीनों का बार होगा। अब देखो क्या होता है, अगेन बात वही आती है कि मैक्सिमम कितनी है, 2 इनपुट वेरिएबल में 4 मैक्सिमम है और 3 में है 8, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं n इनपुट वेरिएबल्स, इसमें मैक्सिमम भी कितनी बनती है, तो n इनपुट वेरिएबल में मिन टर्म्स भी कितनी होती हैं 2 की पावर n, और मैक्सिमम्स भी कितनी होती हैं 2 की पावर n। अब अगेन फिर से यही बात आती है कि मैक्सिमम का यूज क्या है, जैसे मैंने मिन टर्म में बताया, मिन टर्म का यूज क्या होता है, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को एज अ सम ऑफ मिन टर्म एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऐसी एक स्टेटमेंट लिखो, ईच लॉजिक एक्सप्रेशन can be expressed, each logic expression can be expressed as a product of max terms, as a product of max terms। ठीक है, अब देखो मैंने बोला मैक्सिमम 0 कब होती है, मैक्सिमम 0 किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए होती है, जैसे मिनटर्म 1 होती थी। तो जब लॉजिक एक्सप्रेशन मैक्सिमम की टर्म्स में लिखना है तो तुम्हें ये देखना है लॉजिक एक्सप्रेशन 0 कहां होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम में क्या ऑब्जेक्टिव है 0 बनाने का, मिनटर्म में क्या ऑब्जेक्टिव था 1 बनाने का। तो जब मैक्सिमम में लिखोगे तो क्या ध्यान दोगे कि वेयर इज द लॉजिक एक्सप्रेशन 0। अब ये कहां-कहां 0 है, देखो 0 पे और 3 पे, तो यहां क्या लिखोगे y इक्वल टू m0 डॉट m3, क्योंकि देखो ये वाला 0 कहां हो जाएगा 0 0 पे, ये वाला 0 कहां हो जाएगा 1 1 पे, और प्रोडक्ट कभी भी 0 हो सकता है अगर दोनों में से एक भी 0 गया। तो दोबारा समझो, ये टर्म 0 कहां होगी 0 0 पे, ये टर्म 0 कहां होगी 1 1 पे, और दोनों में से एक भी 0 हुई तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का क्या लिया है एंड। तो मैं भी तो यही चाहता हूं 0 0 पे 0 आए या फिर 1 1 पे 0 आए, बाकी जगह 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए दोनों को प्रोडक्ट लिया कि एक भी 0 हो गई तो प्रोडक्ट भी क्या होगा 0। इसको ऐसे भी लिखते हैं पाई माने प्रोडक्ट m03, वहां सिग्मा लिख रहे थे जिसका मतलब था सम, यहां क्या लिख रहे हो पाई। ऐसे ही इसमें देखो 0 कहां पे है 0 3 5 6, ये चार जगह 0 है,
M0, M3, M5, M6 या पाई M0356। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को एसओपी में लिख सकते हैं या पीओएस। देखो हर एक टर्म सम है और ऐसी सम वाली टर्म्स का क्या ले रहे हो, प्रोडक्ट, तो इसे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ सम या पीओएस। तो मैक्स टर्म किससे जुड़ी है भाई, मैक्स टर्म जुड़ी है पीओएस से और मिन टर्म जुड़ी है एसओपी से। ये मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में समझ आती है इतनी बात, ठीक है। तो मिन टर्म्स क्या होती है, मिन टर्म्स के अंदर हर एक कॉम्बिनेशन में हम 1 अचीव करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट से। तो 0 वाले का बार लेना है और 1 वाले को एज इट इज लिखना है। मैक्स टर्म में 0 अचीव करने की कोशिश करते हैं सम से, तो 1 वाले का बार लेना है और 0 वाले को एज इट इज लिखना है। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म क्लियर है। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब एक बहुत छोटी सी बात तो मैंने बता दी, अगर n इनपुट वेरिएबल होते हैं तो कितनी मिन टर्म और मैक्स टर्म होती हैं, 2 की पावर n। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, with n input variable 2 की पावर n min terms, 2 की पावर n min terms and 2 to the power n max terms are defined. 2 to the power n min terms and 2 to the power n max terms are defined. अब देखो मेरे पास कितनी मिन टर्म्स हैं 2 की पावर n। अब हर एक, देखो जब मैं बात करूं लॉजिक एक्सप्रेशन की, कितने लॉजिक एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, with an input variable number of expression possible। अब मेरे को ये पता है n इनपुट वेरिएबल से या तो 2 की पावर n मिन टर्म बना लो या 2 की पावर n मैक्स टर्म बना लो, ये बात क्लियर है। और साथ ही साथ मुझे ये पता है कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है, मिन टर्म्स को ऐड करके या मैक्स टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, या ये कह दो एंड लेके, मैक्स टर्म्स का एंड और मिन टर्म्स का और। अब मैं पूछता हूं ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कितने मिन टर्म्स है तुम्हारे पास 2 की पावर n। हर एक मिन टर्म लॉजिक एक्सप्रेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात समझ रहे हो। अगर मिन टर्म 0 है उसके पास दो चीजें हैं, या तो वो 0 m0 तुम्हारे एक्सप्रेशन का हिस्सा बने या वो m0 एक्सप्रेशन का हिस्सा ना बने, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब है हर एक मिन टर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 to the power n। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था जब n बिट्स होती हैं, n बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 की पावर n। ऐसे ही 2 की पावर n मिन टर्म्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर n। जैसे 3 इनपुट है तो कितनी मिन टर्म है 8। अब मैं कहूं 8 मिन टर्म्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 to the power 8। नहीं तो देखो ऐसे सोचो, सपोज 3 इनपुट इज इक्वल टू 8 मिन टर्म या 8 मैक्स टर्म। अब इसमें से कितनी मिन टर्म सिलेक्ट करते हो, 0 कर सकते हो, 1 भी मत करो, 1 कर लो, 2 कर लो या सारी कर लो। और ये जब बाइनोमियल थ्योरम से लिखा जाता है तो ये 2 की पावर 8 आता है, या ये कह दो 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। सेम चीज मैक्स टर्म में कह सकते थे, कोई फर्क तो नहीं है ना, एक्सप्रेशन को चाहे तो मिन टर्म से लिखो चाहे मैक्स टर्म से। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना कि कितने लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हो, 2 to the power n। और ये आया कहां से है, ये मिन टर्म और मैक्स टर्म के कांसेप्ट से आया, ठीक है। तो ये वाली अपनी प्रॉपर्टी बना के लिखो, विद n इनपुट वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन पॉसिबल इज 2 to the power n। तीसरी प्रॉपर्टी लिखना, सम ऑफ
all the midterms is 1. Sum of all the midterms is 1. ऐसा देखो कैसे मैं बोल सकता हूं, मैंने बोला था जब लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हो तो कौन कौन सी मिनटर्म्स उठानी है, जहां जहां लॉजिक एक्सप्रेशन 1 हो वही वही मिनटर्म्स उठानी थी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं मैंने सारी उठा ली। सारी उठाने का क्या मतलब है कि हर जगह एक्सप्रेशन क्या था 1, और जो एक्सप्रेशन सब जगह 1 है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया 1। अगर हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 1 मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट y को क्या लिखोगे 1। मैं कह रहा हूं y 0 0 0 पे भी 1 है, 0 0 1 पे भी 1 है, 0 1 0 पे भी 1 है, हमेशा 1 है, तो क्या लिख दो y इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ सम करोगे जब मिनटर्म्स का mi, कौन कौन सी मिनटर्म 0 से शुरू होती है, जैसे 3 वेरिएबल में कहां गई थी 0 से लेके 7 तक, 2 में 0 से 3, तो n में कहां जाएंगी 2 की पावर n माइनस 1, 3 हुए तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 हुए तो 2 की पावर 2 माइनस 1। सम ऑफ द मिनटर्म्स इज 1। ऐसी मैक्स टर्म्स में सोचो, मैक्स टर्म्स में मैंने क्या बोला, कौन कौन सी मैक्स टर्म उठानी है, वो मैक्स टर्म उठानी है जहां जहां आउटपुट 0 हो। अगर सारी मैक्स टर्म्स उठ रही है इसका मतलब है हर जगह आउटपुट 0 है, तो आउटपुट क्या है 0 ही है। अगर हर जगह आउटपुट 0 आता है तो आउटपुट कांस्टेंट क्या हो गया 0। तो जैसे यहां पे लिखा सम ऑफ मिनटर्म्स इज इक्वल टू 1, ऐसे ही दूसरा लिखो चौथी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैक्स टर्म्स इज 0। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैक्स टर्म्स इज 0। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ऐसे दिखाओगे, प्रोडक्ट को किससे दिखाते हो पाई से दिखाते हो ना, और कैपिटल एम से दिखाते हो। तो सारी मिनटर्म्स कभी ऐड कर ली तो क्या आएगा 1 आएगा, और सारी मैक्सिमम्स कभी मल्टीप्लाई कर लिया एंड कर लिया तो क्या आएगा 0 आएगा। ये बात समझ आई। अब इसके बाद देखो एक एग्जांपल देता हूं, तब एक चीज क्लियर होगी, एक प्रॉपर्टी जिसको मैं जनरलाइज बाद में करूंगा। अब अगर मैं कह रहा हूं 3 इनपुट वेरिएबल है, ए बी सी, मैं तुमसे पूछता हूं मुझे बता दो M4, या चलो 4 मत करो M6 कर ले। 6 को डेसिमल में बाइनरी में कैसे लिखोगे, देखो ऐसे समझो कैसे लिखी जाती है मिनटर्म डायरेक्टली। 6 को बाइनरी में लिखोगे, पहले वेटेज लिख लो, वेटेज क्या होगी 4 2 1, तो 6 बाइनरी में कैसा होगा 1 1 0। ठीक है, अब 1 1 0 है, मैंने बोला मिनटर्म में हमेशा क्या कोशिश करनी है 1 बनाने की, तो 1 बनाने के लिए सी का क्या ले लो बार। अच्छा चलो ऐसे एक और पूछता हूं M3, 3 को कैसे लिखोगे 2 + 1, 1 बनाना है तो किसका बार लोगे ए का, इस तरह से मिनटर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी नीचे डेसिमल नंबर लिखा है उसे बाइनरी में ब्रेक कर लो, और जहां 0 है उसका बार ले लिया, और जहां 1 आ रहा है उसको एज इट इज लिख दिया। अब अगर तुमसे मैं ये कहूं इसका डुअल मुझे चाहिए M6 का, डुअल कैसे लेते हो, डुअल लेने के लिए एंड की जगह और बार चेंज नहीं होता है, ये होगा। अब ये जो सम टर्म होती है मैक्स टर्म होती है, मैक्स टर्म में ऑब्जेक्टिव क्या होता है 0 बनाने का, तो 0 कैसे, जो 0 है वो तो एज इट इज आ गया, जो 0 है वो तो एज इट इज आ गया, लेकिन जो 1 है उसका बार लिया जाता है। अगेन सुनो, मैक्स टर्म लिखते वक्त क्या बताया था, मैक्स टर्म लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें सम को क्या करना है 0। सम 0 तभी हो सकता है जब सारी वैल्यूज क्या हो जाए 0, तो जो 0 है वो एज इट इज आएगी, और जो 1 है वो बार होके आएगी। अब उल्टा कर रहा हूं, जो एज इट इज आ रही है वो 0 है, और जो बार लिखना है वो क्या है 1। 0 0 1 का डेसिमल वैल्यू है 1, यानी
M6 का स्मॉल m6 का डुअल क्या बन गया, कैपिटल M1। ये भी तो कह सकते थे। ठीक है, ऐसा भी कह सकते थे, यानी ये कह सकते हो Mi का डुअल 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है मिनटर्म और मैक्सटर्म में। अच्छा दूसरी चीज देखो, अगर किसी मिनटर्म का कॉम्प्लीमेंट ले लो, अगर मैं ये कहूं m6 का बार निकालो, तो क्या करोगे, abc बार का बार क्या करोगे, बार लगा दोगे और एंड की जगह और कर दोगे, ये बन गया। अब जरा ये बताओ ये क्या बन गया, सम बन गया ना। सम का मतलब क्या है, मैक्सटर्म। तो जो बार हो रही है वो तो माने एज इट इज होगी, सॉरी 1 होगी, और जो बार नहीं हो रही वो 0 होगी। तो 110 का डेसिमल इक्विवेलेंट 4 + 2 कितना आ गया, 6। यानी कॉम्प्लीमेंट लेने से मिनटर्म से क्या बन जाती है, मैक्सटर्म, लेकिन डुअल लेने से इंडेक्स चेंज हो गया। अगर मैं ऐसा लिखूं कि स्मॉल mi का बार ये क्या है, कैपिटल Mi, लेकिन डुअल लेने पे क्या आ गया, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस i। तो कॉम्प्लीमेंट लेने पे इंडेक्स सेम रहता है मिनटर्म और मैक्सटर्म का, डुअल लेने पे वो चेंज हो जाता है। वैसे ये प्रॉपर्टी कहीं पे यूज हो ऐसा नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बात अलग है, बट इसको रट के जाने की जरूरत नहीं है। अपना बेसिक क्या स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें कि मिनटर्म और मैक्सटर्म लिखी कैसे जाती है, ठीक है। तो मिनटर्म में क्या ध्यान देना है, सभी वेरिएबल को 1 बनाना है और फिर क्या लेना है, प्रोडक्ट। मैक्सटर्म में सभी को 0 बनाना है और फिर क्या लेना है, सम। 0 बनाने के लिए किसका बार लोगे, 1 वाले का, और किसको एज इट इज लिखोगे, 0 वाले को। और 1 बनाने के लिए किसका बार लोगे, 0 का, और एज इट इज कौन रहेगा, 1 वाला। तो बस इतना अगर ध्यान रखते हो तो कभी भी मिनटर्म और मैक्सटर्म लिख सकते हो, और साथ ही साथ डेसिमल और बाइनरी का कन्वर्जन क्लियर होना जरूरी है। अब देखो जैसा मैंने बताया कि लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखने के दो तरीके हैं, मिनटर्म से लिखते हो तो एसओपी, मैक्सटर्म से लिखते हो तो पीओएस। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बूलियन फंक्शन, ठीक है। तो दो तरीके की फॉर्म होती है, एक तो एसओपी और एक पीओएस। तो पहला अगर हम लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसे मान लो एसओपी का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट का सम लिया जा रहा है, जैसे ये मान लो सपोज ये है, ये दोनों टर्म किस में लिखी है, एंड में, और बाद में क्या हो गया, और। इसका मतलब पहले एंड और बाद में और, उसे क्या बोलते हैं, एसओपी। तो एसओपी को एक और नाम से जानते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ऐसे दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस। अब पीओएस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको मतलब डीएनएफ और इसको सीएनएफ। अब इसमें कैसे होगा, देखो जैसे a प्लस बी और a बार प्लस सी। अब इसके अंदर देखो दोनों टर्म क्या है, सम है, और बाद में दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले सम होगा और ऐसी सभी सम वाली टर्म्स का क्या ले लिया जाएगा, प्रोडक्ट। और दिस एसओपी में पहले प्रोडक्ट होगा, फिर ऐसी सभी टर्म्स का क्या ले लोगे, सम। इसके बाद तीसरा तरीका होता है एसओपी का ही एक वेरिएशन, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी।
अब देखो इस एसओपी के अंदर क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन था। पहली टर्म में कितने वेरिएबल है, 2, दूसरी में भी कितने हैं, 2, तीनों टर्म्स नहीं आ रही, या तीनों वेरिएबल हर टर्म के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो जब तीनों वेरिएबल हर टर्म के अंदर आने लगे तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी, और इसी का दूसरा नाम होता है डिसजंक्टिव कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, मैं ये चाहता हूं कि दोनों टर्म्स में तीनों वेरिएबल आए, तो क्या करो, ए बी डॉट वन, ए बार सी डॉट वन। पहले में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, सी, तो वन को ऐसे लिख लो। दूसरे में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, बी, तो वन को लिख लो। तो ये क्या हो गया, ए बार बी बार सी, ये वाली टर्म, ए बार बी सी, ए बी सी बार और ए बी सी। अब हर एक टर्म में कितने वेरिएबल आ गए, तीनों वेरिएबल आ गए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। अगर मिन टर्म में लिखना है, देखो बार का मतलब ये 0 रहा होगा और बार ना होने का मतलब 1। ठीक है, यही तो होता है मिन टर्म में, जो 0 होता है उसका बार लेते हैं और जो 1 होता है वो एज इट इज आता है। 0 0 1 कौन सी मिन टर्म है, 1, 0 1 1 का डेसिमल वैल्यू 3, 1 1 0 का 6, 1 1 1 का 7। तो इस तरह से मिन टर्म में भी लिख सकते हो सिग्मा m 1367। तो जब सम ऑफ मिन टर्म्स लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसओपी। ऐसे चौथा और आखिरी फॉर्म होता है स्टैंडर्ड पीओएस। स्टैंडर्ड पीओएस को बोलते हैं कंजंक्टिव कैनोनिकल फॉर्म। अब इसके अंदर भी देखो, दोनों टर्म में तीनों वेरिएबल नहीं आए, इसमें सी नहीं आया और इसमें बी नहीं आया। तो अब क्या करोगे, मुझे पहली टर्म में सी इंट्रोड्यूस करना और दूसरी में बी, तो ऐसे लिखो, देखो a प्लस बी प्लस 0 लिख सकता हूं, a बार प्लस सी प्लस 0 लिख सकते हो। 0 सम करने से या 0 और करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहली टर्म में क्या गायब है, सी, तो 0 को लिख लो सी सी बार। दूसरी टर्म में क्या गायब है, बी, तो इसको लिख लो बी बी बार। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आज पढ़ाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसको हमने लिखा था a प्लस बी ए प्लस सी। वही चीज यहां करो, देखो ये है एक वेरिएबल जो यहाँ a था और bc की जगह इसे समझो cc बार, तो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार। ऐसे ही a बार प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। अब देखो हर एक प्रोडक्ट टर्म, हर एक सम टर्म में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं। इसको अगर मुझे मैक्स टर्म में लिखना है, इसको अगर मैक्स टर्म में लिखना है, तो एक चीज समझो, मैक्स टर्म में ऑब्जेक्टिव क्या था, 0 बनाने का। तो जो 1 था उसका बार लेते थे और जो 0 था वो एज इट इज आता था। तो पहली टर्म में क्या है, 0 0 0, फिर ये क्या है 0 0 1, फिर ये है 1 1 0 1 1 0 0। तो अब क्या लिखोगे, जो फंक्शन है ये है प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन सी मैक्स टर्म, डेसिमल वैल्यू देखो, 0 0 0 माने 0, 0 0 1 माने 1, 1 0 0 लास्ट वाली 4 और 1 1 0 6, तो 0 1 4 6। ये बात समझ आई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एसओपी में मिन टर्म्स के सम की तरह एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड पीओएस में मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट की तरह। और एसओपी और पीओएस कोई भी हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, जिसमें हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक भी वेरिएबल एब्सेंट नहीं होना चाहिए,
उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो कई बार क्या करना पड़ता है कि ये जो स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस है उनमें हमें आपस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो काम कैसे होता है, एक चीज देखो, अगर कोई एक्सप्रेशन एसओपी में है उसको पीओएस में कैसे ले जाओगे, जैसे यही ले लो, मैंने ऐसा दे दिया सम ऑफ मिनटर्म, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि एसओपी और पीओएस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब अगर मैं एफ का बार ले लूं तो सम ऑफ मिनटर्म्स का मतलब क्या है, m1 प्लस m3 प्लस m6 प्लस m7, इसका पूरे का बार हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ जरा, m1 बार डॉट m3 बार डॉट m6 बार डॉट m7 बार, यही होगा। अभी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट लेने से मिनटर्म से मैक्सटर्म बन जाती है सेम इंडेक्स की, m1 डॉट m3 डॉट m6 डॉट m7। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें क्या चाहिए था, लेकिन f चाहिए था किसकी टर्म्स में, मैक्सटर्म की टर्म्स में। या ऐसा कर लो, इसमें ना एक गड़बड़ हमने कर दी, f का अगर बार लेना है, देखो एक चीज समझो, इसका क्या मतलब है, f1 कहां पे 1 3 6 7 पे, f का बार कहां पे 1 होगा, f का बार 1 होगा 0 2 4 5 पे। कहने का मतलब जहां f1 है वहां f का बार क्या होगा 0, और जहां f0 है वहां f का बार क्या होगा 1। तो जब बार ले रहे हो तो कौन सी टर्म्स लेनी पड़ेंगी, जो पहले एब्सेंट थी। एब्सेंट क्यों थी, क्योंकि वहां पे फंक्शन था 0। टर्म कौन सी प्रेजेंट होती है, जहां फंक्शन 1 है। बार लेने पे फंक्शन 1 की जगह क्या बन गया 0, और 0 की जगह क्या बन गया 1। तो जो टर्म्स एब्सेंट थी वो यहां आ गई। तो ये देखो 0 से 7 तक 8 टर्म होती है, 4 प्रेजेंट है, बची 4 मैंने नीचे लिखी। अब इसका मतलब है जो f बार है ये क्या है, m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m5। f लेने के लिए राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले लो, अब ये कॉम्प्लीमेंट हर एक पे टूट जाएगा और एंड और की जगह क्या हो जाएगा एंड। अब मैंने क्या बताया था भाई, जब मिड टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम बनती है सेम इंडेक्स की, तो इसको क्या लिख सकते हो पाई m 0 2 4 5। तो देखो सीधा सा फंडा है, एसओपी से पीओएस जाना है तो जो टर्म मिड टर्म में प्रेजेंट थी उसके अलावा की टर्म किसमें लिख दो मैक्स टर्म में, डायरेक्टली फंक्शन सेम रहेगा। मिड टर्म में जो इंडेक्स मिसिंग है वो किसमें इंक्लूड कर लो मैक्स टर्म में, तो एसओपी से पीओएस जा सकते हो। और ऐसे पीओएस से एसओपी जाना है तो उल्टा कर लो, मैक्स टर्म में जो इंडेक्स मिसिंग है उसको किसमें इंक्लूड कर लो मिड टर्म में। तो इस तरह से एसओपी और पीओएस के बीच में आपस में भी कन्वर्जन हो सकता है, तो ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरा देखो जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन दिया था, इसको मैं कहता है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। तो तुम्हें क्या करना है, जो जो वेरिएबल गायब है, c प्लस सी बार लिखा है, यहाँ b गायब था तो b प्लस b बार, फिर ये टर्म्स बन गई और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मिन टर्म में। यानी अगर मैं एसओपी को बोलता हूँ सम ऑफ मिन टर्म्स दिखाओ तो एसओपी से पहले किसमें जाओगे स्टैंडर्ड एसओपी में। ऐसी पीओएस को बोलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म दिखाओ तो पीओएस से किसमें जाओगे स्टैंडर्ड पीओएस में, और बाद में क्या लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। ये क्लियर है। एसओपी में क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल मिसिंग है दैट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, पीओएस में क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल मिसिंग है दैट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो एक 4 वेरिएबल का सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उसमें मुझे बताना। जैसे ये एक फंक्शन है, मैं कह रहा हूं इसको सम ऑफ मिड टर्म्स में एक्सप्रेस करो। कौन कौन से वेरिएबल मिसिंग है, सी और डी।
तो यहाँ पे ऐसे लिख लो सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार और सी डी। तो ये क्या हो गए ए बी सी बार डी बार। अब देखो हर एक में चारों वेरिएबल आ गए। अब इसको मिन टर्म में लिखना है, तो मिन टर्म में क्या ध्यान देना है, बार किसका लेते हो जो 0 होता है और 1 वाले को एज इट इज लिखते हो। तो यहाँ क्या लिखूं 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। वेटेज क्या होती है 8 4 2 1 8 प्लस 4 12 8 प्लस 4 प्लस 1 13 8 प्लस 4 प्लस 2 14 और 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15। तो ये आ गया। तो इस तरह से किसी भी एसओपी को हम लोग मिड टर्म में तोड़ सकते हैं और किसी भी पीओएस को मैक्स टर्म में। बस ये ध्यान देना है जो वेरिएबल मिसिंग है उन्हें हमें इंक्लूड करते हुए चलना है। ये बात क्लियर हुई। तो ये काम हो सकता है। तो इसी तरह से मिड टर्म और मैक्स टर्म में आ सकते हो। ये मिड टर्म मैक्स टर्म आगे के मैप में भी बहुत काम आने वाली है। तो इसके अंदर देखो आज हमने क्या पढ़ा, ये मिड टर्म्स को कैसे लिखते हैं कि हर एक वेरिएबल को 1 बनाना है तो 1 वाला एज इट इज 0 वाले का बार। मैक्स टर्म को कैसे लिखते हैं कि उसमें 0 बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है तो 1 वाले का बार और 0 वाला एज इट इज। फिर फंक्शन जहां जहां 1 है उन मिड टर्म्स को ऐड करते हैं या फंक्शन जहां जहां 0 है उन मैक्स टर्म्स का एंड लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं। इस तरह से कौन सी फॉर्म बनती है एसओपी और पीओएस। और इनके अदर नेम्स भी याद रखना। कई जगह अगर एसओपी ना लिखा हो तो भी पहचान में आना चाहिए कि एसओपी की बात कर रहा है या पीओएस। एसओपी में आता है डिस्जंक्टिव, पीओएस में आता है कंजंक्टिव। ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इतना ही जानना जरूरी है, बट इन सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है बिफोर कि आप के मैप पे मूव करो, क्योंकि के मैप में यही सब टर्म्स काफी कॉमनली यूज होती है। ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इतनी चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि डिजिटल का बेसिक यहाँ तक है। अब आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इससे एडवांस टॉपिक है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जितना समझा है, वो सभी चीजें आगे आपकी डायरेक्टली यूज होने वाली हैं। तो इन चीजों पे अच्छे से वर्क करो, थोड़ा सा टाइम दो, एक आध दिन का टाइम लगाओ, जितना अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करने में, उसको प्रैक्टिस करने में, और फिर आगे बढ़ोगे तो ही फायदा होगा। डायरेक्टली आगे बढ़ जाने से फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर में तब मूव करना जब ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड होते हैं। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग एडवांस टॉपिक्स की बात करेंगे इस लेक्चर के लिए।